दोस्तों, आज की हमारी पहली कहानी राकेश कोचर जी ने भेजी है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कोचर है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये हादसा या कहानी जो भी मान लो, ये लगभग सिर्फ 2 महीने पुरानी बात है। दिल्ली में पहले लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट ने रूल्स थोड़े रिलैक्स किए थे और अगर आपको किसी और स्टेट में जाना था तो आप जा सकते हो। बस केवल आपके पास कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट हाल की ही होनी चाहिए। मैंने रिपोर्ट ली और एक पैकेज टूर मनाली का बुक किया और 13 मार्च 2021 की रात को मैं मनाली जाने वाली बस पर था। मुझे 13-14 घंटे लगे मनाली पहुंचने के लिए। सुबह के 9:30 बजे हम होटल पर थे। वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। दिन में भी जैकेट पहनने की ज़रूरत पड़ रही थी और दिल्ली में उस समय काफ़ी गर्मी हो गई थी। पहले दिन तो हमें थोड़ा लोकल एरिया ही घुमाया गया और शाम को होटल वापस छोड़ दिया गया। और हाँ, मेरे ग्रुप में 35 से 40 लोग ही थे, मोस्टली न्यू मैरिड कपल्स, और मैं बिल्कुल अकेला था। फिर अगले दिन यानी 15 मार्च को टूर ऑपरेटर हमें सुबह सोलैंग वैली, फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी टनल घुमाने लेकर गए। वहाँ हमारा सारा दिन ही लग गया था घूमते घूमते, क्योंकि वहाँ काफ़ी स्नोफॉल थी। वापस होटल जाते वक्त मैं मॉल रोड पर ही उतर गया, क्योंकि मुझे अभी होटल नहीं जाना था। शाम के 7 बजे ही थे और मुझे उस वक्त होटल में नहीं जाना था और मैं ज़्यादा थका हुआ भी नहीं था। तो मैं सीधे एक पब में चला गया और वहाँ बैठकर मैंने थोड़ी बियर पी और उसके बाद थोड़ा खाना खाया। तब तक पब बंद करने का टाइम हो गया था, क्योंकि कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट रेस्टोरेंट्स, पब्स जल्दी बंद करवा रही थी। फिर पब से निकलकर मैंने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और टैक्सी बुलाने के लिए नंबर मिलाया, लेकिन नंबर मिला ही नहीं, क्योंकि मेरे फ़ोन का नेटवर्क नहीं आ रहा था। मैंने काफ़ी ट्राई किया, फ़ोन ऑफ और फिर ऑन किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि नेटवर्क आ ही नहीं रहा था। मैं सोचने लगा कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो यहाँ से मैंने अपने दोस्तों को दिल्ली में और चंडीगढ़ में कॉल किया था, तब तो नेटवर्क का कोई इशू नहीं था। अब ऐसा क्यों हो रहा है? फिर मैंने टाइम देखा तो रात के 12:30 बज रहे थे और वहाँ सब सुनसान था, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने थोड़ी देर सोचने के बाद डिसाइड किया कि मेरा होटल मॉल रोड से करीब सिर्फ 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैं पैदल ही चलता हूँ। थोड़ी वॉक भी हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 40 मिनट ही लगेंगे मुझे। फिर मैं चल पड़ा और मुझे चलते चलते लगभग 1 घंटा हो गया था, लेकिन मेरा होटल नज़र ही नहीं आ रहा था। चलते चलते मैं रुका और सोचने लगा कि क्या करूं, ये मेरा होटल कहाँ गायब हो गया है। इधर उधर देखा तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि शायद मैं ज़्यादा आगे आ गया हूँ और मैं वापस चल पड़ा। फिर चलते चलते मैं फिर से मॉल रोड पहुँच गया था। मैं सोचने लगा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है आज। रास्ते में मेरा होटल, जो काफ़ी बड़ा था और मेन रोड पर था, वो मुझे क्यों नहीं दिख रहा था। अब मैं थोड़ा घबराने लगा था, लेकिन मॉल रोड पर खड़े रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं था। तो आखिरकार मैंने फिर से होटल की तरफ चलने लगा और प्रेयर करने लगा कि हे भगवान, मेरी मदद करो, क्योंकि मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तभी मुझे एक वहाँ का लोकल आदमी नज़र आया। मैंने उस आदमी से मदद मांगी। उसे मैंने बताया कि मुझे अपना होटल नज़र नहीं आ रहा है। उसने मुझसे मेरे होटल का नाम पूछा। जब मैंने उसे अपने होटल का नाम बताया तो वो बोला, अरे सर जी, आपका होटल तो काफ़ी बड़ा और मेन रोड पर है।
वो एक पेट्रोल पंप के साथ पर ही तो है। मैंने उसे बताया कि मैं 2 बार इस रास्ते से निकला हूँ, लेकिन मुझे कोई पेट्रोल पंप नजर नहीं आया था। उस आदमी ने बोला, सर जी, आपके रास्ते में एक नहीं बल्कि 2 पेट्रोल पंप हैं। चलिए मैं आपको आपके होटल तक छोड़ देता हूँ। और अगले 10 से 15 मिनट में ही मैं अपने होटल के सामने खड़ा था। फिर मैंने उस आदमी को थैंक यू बोला और अपने होटल में चला गया। मेरे लिए ये आदमी किसी भगवान से कम नहीं था। अगर वो ना होता तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या क्या होता। ये सोचते सोचते कि मुझे मेरा होटल और पेट्रोल पंप क्यों नजर नहीं आ रहा था, तब तक मैं अपने रूम पर पहुंच चुका था और मैं काफी थक चुका था, इसलिए मैं जाकर अपने रूम में सो गया। अगले दिन मुझे मेरे ग्रुप में जो एक कपल था, उन्होंने मुझे पूछा कि कल रात को क्या हुआ था, आप 2 बार होटल के सामने से ही चले गए। फिर मैंने उन्हें बताया कि पिछली रात मेरे साथ क्या क्या हुआ था। वो भी सोच में पड़ गए मेरी बात को सुनकर। उन्होंने बोला कि ऐसे पहाड़ी इलाकों में अकेले देर रात में घूमना नहीं चाहिए किसी को भी। इन पहाड़ों ने सदियों से बहुत कुछ अच्छा बुरा देखा है, इसलिए सब बड़े बूढ़े मना करते हैं यहाँ देर रात घूमने के लिए। कुछ दिनों बाद मैं इस ट्रिप से दिल्ली वापस आ गया, लेकिन मैं आज तक सोचता रहता हूँ कि मेरे साथ उस दिन मॉल रोड में क्या हुआ था और क्या हो सकता था। आपको क्या लगता है दोस्तों, मुझे जरूर बताएं। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी हमें अमित चौधरी जी ने मनाली से भेजी है। विज्ञान के इस दौर में भूत प्रेत को नहीं माना जाता है, लेकिन खुद ऐसी घटना जब सामने आ जाए तो लोगों को विश्वास करना भी लाजमी हो जाता है। लेकिन क्या सही में ये घटना भूत या प्रेत के द्वारा किया जाता है, या इसे सिर्फ इत्तेफाक समझा जाए? खैर, ऐसी ही एक घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। यह कह लीजिए कि यह एकमात्र अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया है। यह घटना मनाली की है, जहां शर्मा जी का परिवार बहुत ही हंसी खुशी रहता था। शर्मा जी के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा उनकी एक बेटी संजना और एक बेटा संजय था। शर्मा जी वहीं सरकारी संस्था में काम करते थे। जैसे जैसे उनकी बेटी संजना बड़ी हो रही थी, तब तब वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रही थी। एक दिन शर्मा जी अपनी पत्नी के साथ अपने कार से बाहर जा रहे थे और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें शर्मा जी और उनकी पत्नी का इंतकाल हो गया। अचानक इस घटना के बाद से संजना और संजय काफ़ी उदास रहने लगे। संजय को शर्मा जी के बदले उसी संस्था में नौकरी मिल गई। एक दिन दोनों भाई बहन अपने रिश्तेदार के यहाँ पार्टी में गए थे। जुलाई का महीना था और तारीख 18 थी। दोनों भाई बहन ने रिश्तेदार की पार्टी का आनंद लिया। संजना हरे भरे रंग की साड़ी पहने हुई थी और वो उसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उस पार्टी में एक बहुत बड़ा व्यापारी भी आया हुआ था। संजना को देखते ही उसका दिल उस पर आ गया और संजना को पाने का मन बना लिया। उसने संजना के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था और उसे मालूम चल गया था कि संजना का उसके भाई के सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर उसका भाई ही ना रहे तो संजना को पाना आसान हो जाएगा। इसलिए उसके भाई को रास्ते से हटाने का मन बना लिया उस व्यापारी ने। उसने पास के ही एक मिस्त्री रमेश को बुलाया। क्यों बुलाया किसी को मालूम नहीं। रात को संजना और उसका भाई संजय अपने कार से वापस घर जाने लगे। कार संजय चला रहा था और रास्ते में ही कार का ब्रेक फेल होने की वजह से कार कुछ दूरी पर बिजली के खंभे से टकरा गई और संजना की मौत वहीं हो गई। संजय को हॉस्पिटल ले जाया गया। किसी तरह संजय बच गया, लेकिन उसकी बहन संजना नहीं रही। पुलिस अधिकारी विजय को संजय ने बताया कि
उसके कार का ब्रेक फेल हो जाने की वजह से यह दुर्घटना हुई, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी कार का ब्रेक फेल कैसे हो गया, क्योंकि वह जब आया था तो कार का ब्रेक बिल्कुल सही था। पुलिस अधिकारी ने पता लगाने की कोशिश की और कुछ ही दिनों के बाद केस को एक्सीडेंट का नाम देकर बंद कर दिया गया। 1 साल के बाद उस व्यापारी के कार की दुर्घटना वही हुई जहां संजय के कार की दुर्घटना हुई थी और व्यापारी की उस दुर्घटना में मौत हो गई। लोगों का कहना था कि व्यापारी से हरे रंग की साड़ी पहने हुए एक लड़की ने लिफ्ट ली और कुछ दूर के बाद उस कार का एक्सीडेंट हो गया और व्यापारी की मौत हो गई। लेकिन उस हरे रंग की साड़ी पहने लड़की का कुछ पता नहीं चला। आश्चर्य की बात यह थी कि उस दिन 18 जुलाई थी। इस घटना के 1 साल बाद मिस्त्री रमेश रात को अपना दुकान बंद करके अपने स्कूटर से घर जा रहा था कि रास्ते में हरे रंग की साड़ी पहने एक लड़की ने उससे लिफ्ट लिया और उसे घर छोड़ने को बोला। रमेश ने उसे लिफ्ट दे दी और लड़की उसी जगह उतर गई जहां संजना और व्यापारी का एक्सीडेंट हुआ था। ताज्जुब की बात यह थी कि रमेश के स्कूटर का एक्सीडेंट भी वहीं हुआ, लेकिन वो बच गया और हॉस्पिटल में उसने बताया कि हरे रंग की साड़ी पहने हुए कोई लड़की उससे लिफ्ट मांगी, लेकिन उतरने के बाद वह कहीं गायब हो गई और उसी घबराहट में उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अगली सुबह रमेश हॉस्पिटल में मरा हुआ मिला। वह दिन भी 18 जुलाई ही था। उसके बाद अगले साल 18 जुलाई को ही गोली लगने से पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। लोग तो मतलब यही निकाल रहे थे कि 18 जुलाई को व्यापारी ने रमेश मिस्त्री को बुलाकर संजना की कार का ब्रेक फेल करवाया। क्योंकि संजय कार चला रहा था, इसलिए एक्सीडेंट में संजय की मौत हो जाती और व्यापारी को संजना मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और संजना की मौत हो गई। और जांच के दौरान यह बात शायद पुलिस अधिकारी को पता चल गई, लेकिन उसने व्यापारी की मदद करते हुए केस को एक्सीडेंट का नाम देकर बंद कर दिया। लेकिन संजना ने अपने मौत का बदला उन तीनों को मारकर ले लिया। अब महज यह कहानी या इत्तेफाक, सभी की मौत 18 जुलाई की तारीख को ही हुई। बताया जाता है कि आज भी 18 जुलाई की तारीख को अगर उस जगह कोई लड़की लिफ्ट मांगती है तो लोग अपनी गाड़ी नहीं रोकते हैं। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। और यह कहानी हमें भेजी है मुंबई से राहिल अंसारी जी ने। तो आइए सुनते हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात है साल 2015 की रात की, जब मैं मेरे कजिन को मुंबई एयरपोर्ट ड्रॉप करके वापस आ रहा था। मेरे साथ कार में मेरा एक फ्रेंड भी था और मैं कार ड्राइव कर रहा था और वो मेरे बाजू में बैठा था। रात के 2:30 या 3 बजे का टाइम था जब हम दोनों मुंब्रा बाईपास में पहुंचे थे। उस रोड पे काफ़ी अंधेरा और सन्नाटा ही रहता है, बस इक्का दुक्का ही गाड़ी आती जाती थी। बारिश भी उस रात बहुत जोरों की हो रही थी। मैं बारिश की वजह से कार स्लो ही ड्राइव कर रहा था और मेरा फ्रेंड कार में सॉन्ग लगा रहा था। तभी मैंने सामने रोड पे देखा कि एक छोटा बच्चा यानी न्यू बॉर्न बेबी, जो कि वाइट कपड़े में लिपटा हुआ सड़क के बीचों बीच पड़ा हुआ था। मैं कार और स्लो किया और मेरे फ्रेंड को बताया और उसने भी देखा। मैं आपको मेरे फ्रेंड के बारे में बता दूं कि ऐसा कुछ भी हो, यानी भूत, चुड़ैल या बुरी आत्मा अगर कहीं होती है तो उसे पहले ही महसूस हो जाता है और वो डरता भी नहीं है। तो उसने मुझसे कहा कि राहिल, कार को बिल्कुल भी मत रोकना और चलते ही रहना साइड से। और मैंने भी वैसा ही किया। जब कार एकदम उस बच्चे के बाजू में आई तब हमने देखा कि उस बच्चे के बाल काफी बड़े थे। समझ लो जैसे एक औरत के घुटनों तक बाल होते हैं, उतने ही उस न्यू बॉर्न बेबी के बाल थे और चेहरा एकदम गहरा अंधेरे जैसा काला था। तो मेरा दोस्त ने कहा कि कार को फास्ट चलाओ। जैसे ही हम उससे थोड़ा आगे बढ़े तो मैंने बैक मिरर में देखा और
मेरा फ्रेंड जो मेरे बाजू में बैठा था, उसने अपना सर विंडो के बाहर निकाल के देखा, पर उसे वहां कोई नजर नहीं आया। मैंने सोचा शायद वो हमारे कार के नीचे फंस गया होगा, तो हम कार को बीच रोड पर रोक कर उतर के साइड में और कार के नीचे देखने लगे, पर वहां पर भी कोई नहीं था। हम समझ गए कि ये कुछ और ही चक्कर है और हम वहां से आगे बढ़ गए। बस थोड़ी ही दूर जाते ही एक आदमी हमें हाथ दिखाकर रुकाने लगा, पर हमें लगा कि ये भी कोई बुरी आत्मा होगी, इसलिए मैं कार स्लो नहीं किया। तो वो आदमी जोर से चिल्लाते हुए बोला कि अरे भाई रुको, तुम्हारे कार के नीचे कोई है। मुझे लगा कि कहीं वो बच्चा तो नहीं जो थोड़ी देर पहले मेरी कार के नीचे आया था। तो मैंने कार फिर से रोक ली और पता नहीं वो आदमी अचानक से हमारे पास कहाँ से आ धमका। बारिश भी हो रही थी और उसका चेहरा ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। अंधेरा भी काफी था। जैसे हमने कार की विंडो थोड़ा और नीचे किया, जब हमने उसका चेहरा देखा जो कि काफी खौफनाक था, जो मैं आपको लफ्जों में बयां नहीं कर सकता कि कितना खौफनाक था। मानो हमारे दिल की धड़कन ही रुक गई हो और हम बस उसे देखे ही जा रहे थे। वैसे ही उसने कहा कि नीचे तो कोई भी नहीं है, लेकिन क्या आप लोग मुझे कल्याण फाटा तक छोड़ देंगे? हम लोग दिल ही दिल में सोच ही रहे थे कि अगर इसे लिफ्ट दिया तो मतलब अपनी मौत को दावत देने जैसा हो जाएगा। पर पता नहीं कैसे उस शैतान को हमारे दिल की बात मालूम पड़ गई और शैतानी हंसी हंसते हुए कहा कि अगर मेरा चेहरा आप लोगों को इतना डरावना लगता है तो इसे यहीं छोड़ देते हैं और मेरे शरीर को अपने साथ कार में लेकर चलो। ऐसा कह उसने अपने सर को फौरन ही जमीन पर रखा और उसे एक लात मारकर कहीं दूर झाड़ियों में फेंक दिया। उसके ऐसा करते ही मैं तो बेहोश होने वाला था। उसी वक्त मेरे फ्रेंड ने मुझे जोर से चिल्ला के कहा कि यहाँ से निकल, और मैंने कार वहां से स्पीड में भगा दी। पर वो बिना सर वाला शैतान हमारे पीछे पीछे ही भाग रहा था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था अभी क्या करें। वैसे ही मेरे फ्रेंड ने अपना मोबाइल कार के टेप में कनेक्ट किया और आयतल कुर्सी लगा दिया और पूरा फुल वॉल्यूम में कर दिया था, जिसकी वजह से वो अचानक कहीं गायब हो गया। जैसे तैसे हम मेरे घर पहुंचे, पर अब मेरे दोस्त का घर थोड़ी दूर पर ही था, तो वो अकेले ही जाने लगा। पर उसका चेहरा मैं देख सकता था जो काफी डरा हुआ और सदमे में था, जिसके चलते मैं उससे कहा कि भाई आज तू मेरे ही यहाँ रुक जा, कल सुबह तू अपने घर चले जाना। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर वो मेरे घर में ही रुक गया। लेकिन आज भी जब हम इस घटना को याद करते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। दोस्तों, आज की हमारी 2 कहानियां राहिल अंसारी जी ने भेजी है, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी आज की पहली कहानी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूं और यह हादसा तब हुआ था जब मेरी एक साइट का काम अलीबाग में चल रहा था। अभी जैसा आप सभी लोगों को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण मैं बहुत ही कम काम लेता हूं और कोशिश करता हूं कि कम ही आदमी लगाकर काम को खत्म करूं। मैं अपने घर से अलीबाग अप डाउन करता था। बस 2 या 3 दिन का काम ही बाकी रह गया था। मैं और मेरा फ्रेंड, जो मेरा पार्टनर भी है, जिसका नाम हुसैन है, जो बहुत मजाकिया है और उसके साथ वक्त का पता ही नहीं चलता। तो एक दिन हम दोनों ने सोचा कि कुछ दिनों की बात है, लॉकडाउन भी है, तो क्यों ना यहीं साइट पर रुके और बाकी का काम भी कंप्लीट कर लिया जाए। तो हम अपना कुछ जरूरत का सामान अपने साथ लिए और वहां जाकर रुकने का इंतजाम कर लिया। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी साइट का जो काम चल रहा था वह एक बहुत ही बड़ा बंगलों में चल रहा था।
घर का ओनर वैसे तो रहने के लिए मुंबई में रहता था, बस कभी कभार छुट्टियों में वहां आया करता था। खैर, दिन भर काम चला और देखते देखते रात भी हो गई, जिस पर हमने अपना काम रोक दिया और मजदूरों की भी छुट्टी कर दी। हमारे डिनर का भी टाइम हो गया था और हमें काफी जोरों की भूख लग रही थी। तो हमने अपनी बाइक निकाली और खाना खाने चल दिए। अगर आप मुंबई में रहते हो तो आपको पता ही होगा कि शाम के वक्त से ही वहाँ कितना सन्नाटा हो जाता है। लोग अपने अपने काम को शाम 7 या 8 बजे तक ही खत्म करके अपने अपने घर में चले जाते हैं। बाहर आपको रात में 10 बजे ना इंसान दिखेगा और ना ही कोई जानवर। तो अब हम खाना ढूंढना शुरू कर दिए। नसीब से एक होटल मिल गया जो बंद ही होने वाला था। वह होटल वाला बहुत ही अच्छा इंसान था, जिस पर उसने हमें खाना तो दे दिया, पर उसने कहा कि यहाँ तो होटल में आप बैठकर नहीं खा सकते हैं क्योंकि अभी होटल बंद होने वाला है। तो आप लोग डिनर पार्सल ले लो, जिस पर हम लोग मान गए और हम करते भी तो क्या। खैर, हमने डिनर अपने साथ पार्सल बंधवा लिया और होटल को लगाकर बाजू में ही एक छोटी सी पान की और अन्य सामान की दुकान थी। तो हमने वहां से कुछ चिप्स के पैकेट ले लिए और फिर वहां से हम निकल गए। और बाइक मैं चला रहा था तो डिनर हुसैन के हाथ में था और चिप्स के पैकेट मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा था। रास्ता बहुत ही डरावना माहौल बना रहा था। तो रात का वक्त रोड पर हमारे अलावा और कोई भी नहीं था। रास्ते के चारों तरफ बस बड़ी बड़ी झाड़ियां ही थी जो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। हम आपस में बात कर ही रहे थे कि चलो अच्छा हुआ हमें डिनर तो मिल गया, कि अचानक से मेरे कान में एक औरत की आवाज आई कि मुझे भी खाना दे दे। मैंने बाइक रोका और यहाँ वहां देखने लगा, जिस पर हुसैन बोला कि क्या हुआ भाई, बाइक क्यों रोका तूने। मैंने उससे कहा कि यार, किसी ने मेरा नाम लेकर मुझसे ऐसा ऐसा कहा। तो उसने कहा भाई, तेरे को भूख ज्यादा लगी है इसलिए तू कुछ भी सुन रहा है, या तेरा वहम होगा, चुपचाप बाइक आगे चला। मैंने भी सोचा शायद मेरा वहम ही होगा। अभी हम लोग थोड़ा ही आगे चले होंगे कि मेरे हाथ में से न जाने कैसे वह चिप्स का पैकेट निकलकर उड़ने लगा और एक बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे जाकर गिरा। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने हाथ में वह चिप्स का कैरी बैग पहना हुआ था और वही हाथ से बाइक का हैंडल भी पकड़ा हुआ था। तो पॉसिबल ही नहीं था कि वह नीचे गिरे। मुझे लगा शायद कैरी बैग का हैंडल टूट गया होगा, लेकिन जैसे ही मैं बाइक रोककर वहां उस पैकेट के पास गया और उसे उठाया तो देखा कैरी बैग तो बिल्कुल सही सलामत था। जैसे ही मैंने वह पैकेट उठा के बाइक के पास जाने लगा, तभी बरगद के पेड़ से किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी और गुर्राने की भी, जैसे कोई कुत्ता गुर्राता है। हम लोग काफी डर गए और वहां से स्पीड में बाइक चलाते हुए निकल गए। और हम जब घर पहुंचे तो हमने कुछ देर सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मेरे फ्रेंड ने बोला, अब जो हुआ उसे भूल जाओ और चलो डिनर करते हैं। फिर हमने अपना अपना डिनर किया और हुक्का जला दिया। मैं और मेरा फ्रेंड अक्सर हुक्का पीते थे, तो हमने हुक्का बंगलो के रूम के एक बालकोनी में लगाया था। कुछ देर तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अचानक वही सब आवाजें आने लगी जो उस पेड़ के पास से आ रही थी। फिर से किसी के फुसफुसाने और
गुर्राने की आवाज आने लगी। इतने बड़े घर में सिर्फ हम दोनों ही थे और उसके आसपास और कोई दूसरा घर भी नहीं था। हम हुक्का पी के जैसे ही फूंकते तो वह धुआं कुछ दूर जाकर वहीं रुक जाता था और उस धुएं में अजीब अजीब शक्ल बन रही थी जो देखने में बेहद डरावना लग रहा था। तो मैंने अपना मोबाइल निकाला और कैमरे से पिक्चर क्लिक करने लगा। यह है वह कुछ बेहद डरावने चेहरे जो आप लोगों को मुझे दिखाना है। अगर आप कमजोर दिल वाले हो तो ना देखें। जब मैंने भी फोटोज में यह सब देखा वैसे ही मैंने अपने फ्रेंड हुसैन को बताया। वह भी काफी चौंक गया था और हमने वैसे ही हुक्के को छोड़ा और नीचे के कमरे की तरफ भागे। और नीचे के कमरे में हम दोनों डरे सहमे बैठे हुए थे। हम पूरी रात नहीं सो सके क्योंकि पूरी रात बहुत ही अजीब अजीब और डरावनी आवाजें आ रही थीं, जिसके कारण हमारी नींद तो उड़ चुकी थी। और उस दिन के बाद से हम वहां रात में कभी नहीं रुके और जल्दी जल्दी उस बंगलो का काम हमने खत्म कर दिया। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दोस्तों, वो कहते हैं ना, किसी किसी इंसान के सितारे बेहद कमजोर होते हैं, जो हर अच्छी या बुरी शक्ति उन्हें पहले दिखाई देती है। मैं मुंबई में रहता हूँ। एक बार की बात है, मेरा एक फ्रेंड फैजान उसकी गर्लफ्रेंड के साथ वाटरफॉल पे जा रहा था, जो हमारे पास में ही है और वो बहुत बड़ा जगह है। लोग दूर दूर से कुदरत का लुत्फ उठाने आते हैं। तो फैजान ने मुझे वहां से कॉल किया कि यार तू भी आजा अपनी जीएफ को लेके। बट मेरा मन नहीं था, तो मैंने कहा तू जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मेरे जाते जाते तक शाम ढल चुकी थी, तो मैं अकेले ही ऊपर पहाड़ पे चलने लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ साथ कोई और भी चल रहा है, पर मैंने उसे अपना वहम समझा और इग्नोर कर दिया और आगे चलता रहा। थोड़ा और ऊपर जाने के बाद मेरे फ्रेंड का कॉल आया कि वो लोग नीचे ही आ रहे हैं। तो मैं वहीं रुक गया और एक बड़े से पत्थर पे जाके बैठ गया। अभी बस 5 मिनट ही हुआ होगा कि मेरे सामने अचानक ही एक बहुत ही लंबा और बेहद खौफनाक आदमी आकर खड़ा हो गया। अगर कोई कमजोर दिल वाला होता तो पक्का वो वहीं बेहोश हो जाता या फिर मर ही जाता। तो मैं जैसे ही वहां से खड़ा हुआ तो वो आदमी मेरे से 3 गुना ज्यादा बड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। और जब मैंने उसका दांत देखा तो वो बहुत बड़े बड़े और नुकीले थे। उसके नाखून भी बड़े थे। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और आयतल कुर्सी पढ़ने लगा और नीचे की तरफ भागने लगा। तो वो भी मेरे पीछे पीछे भागने लगा और सिर्फ 1 या 2 कदम में ही वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया और बोला, आज ही तू मेरा खाना बनेगा और तुझे मैं कैसे जाने दूं। ऐसा बोला और मुझे एक जोर का थप्पड़ मारा, जिससे मैं बेहोश सा होने लगा और मुझे धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो गया था और मैं नीचे गिर पड़ा। जब आंख खुली तो मेरा फ्रेंड फैजान मुझे होश में ला रहा था और बोला कि तू यहाँ क्यों सोया हुआ है। पर मैं कहता भी तो क्या। मैंने उसे कहा कि पहले यहाँ से निकलो, फिर बताता हूँ। उसने मुझे मेरे घर तक छोड़ा और बोला, अब तो बोल क्या हुआ था। पर मैं जानता था जो मेरे साथ हुआ सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ, और अगर इसे बताया तो ये मजाक उड़ाएगा और साथ ही दूसरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन मैंने
सूरज भाई को अपनी आप बीती बताई है ताकि वो आप लोगों तक मेरी ये खौफनाक घटना आप लोगों तक पहुंचा सकें। साथ ही मैंने उस जगह की फोटो भी भेजी है और आज भी मैं वो जगह जाता हूँ तो साथ में किसी न किसी को लेकर ही जाता हूँ और जब भी वो वाकया मैं याद करता हूँ तो मेरा दिल कांप उठता है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं अपनी अगली कहानी। दोस्तों यह कहानी हमें आरडी भाई ने भेजी है, तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। दोस्तों ये कहानी मेरी चाची जी की है जो कि हमारे दूसरे घर में रहती हैं। जब उनकी उम्र 13 साल की थी तब वो गांव में रहती थीं और गांव में लोग मेहंदी पेड़ पर से तोड़ के लगाते थे। तो एक बार की बात है, उनकी सहेलियों ने कहा चलो हम भी मेहंदी तोड़ने चलते हैं। तो वो सभी राजी हो गईं और शाम के तकरीबन 6 बजे तक सभी मेहंदी के पेड़ के पास पहुंच गए और मेहंदी के पेड़ पर चढ़ गए और मेहंदी तोड़ने लगे। मेहंदी तोड़ते तोड़ते 7:30 बज गए थे। रात होने वाली थी। तभी एक औरत दुल्हन जैसी सुंदर और दुल्हन के कपड़ों में अपने हाथ में लोटा लेकर शौच के लिए जा रही थी। तभी उसने चाची से कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, मुझे अकेले डर लगता है। तो मेरी चाची ने बोला कि हम सब सहेलियां मेहंदी तोड़ रही हैं और रात भी होने वाली है तो हमें घर भी जाना है। लेकिन उस औरत ने कुछ धीरे से आवाज में कहा कि तुम लोग मेरे साथ चलो और वापस आते टाइम मैं भी तुम्हारे साथ मेहंदी तुड़वाने में तुम्हारी मदद कर दूंगी। मेरी चाची और उनकी सहेलियां सभी राजी हो गईं, पर चाची ने कहा कि हमारे पास तो पानी लेने के लिए कोई भी लोटा या फिर जग नहीं है। तभी उस औरत ने अपने हाथ का लोटा पता नहीं कैसे धीरे धीरे बड़ा करने लगी और उसके हाथ में जो जग था वो धीरे धीरे बड़ा हो गया, मानो उसके हाथ में कोई बड़ा सा घड़ा आ गया हो। इतना देखते ही मेरी चाची और उनकी सहेलियां सब समझ गईं कि ये कोई आम औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। सभी ने भगवान का नाम लिया और तेजी से गांव की तरफ भागने लगे। गांव के पास पहुंचते ही उस चुड़ैल ने उनको कहा कि आज तो तू बच गई, वरना तुम सबका मैं गर्दन उखाड़कर तुम सबको मैं जमीन में उल्टा गाड़ देती। उस दिन के बाद से मेरी चाची कभी भी मेहंदी के पेड़ के पास नहीं गई और रात को तो वो कभी भी बाहर नहीं जाती थी। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली कहानी की ओर। दोस्तों यह कहानी हमें वैभवी जी ने भेजी है और यह घटना उनके मौसी के लड़के के साथ हुई है। तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। दोस्तों मेरे माँ पापा का लगातार ट्रांसफर होते रहता था, इसलिए हमें एक सिटी से दूसरे सिटी लगातार मूव करना पड़ता था। इसलिए मेरी पढ़ाई अधिकांश बोर्डिंग स्कूल में हुई। मैं अपने बोर्डिंग स्कूल का नाम किसी कारण से नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको यह जरूर बता सकता हूं कि यह इंडिया के पुराने स्कूल में से एक है। मेरे स्कूल में प्रत्येक छात्र को चेस, पोएट्री, समाचार, खेल, बागवानी इत्यादि जैसे विभिन्न क्लबों में से एक क्लब को चुनना होता था। इसलिए मैंने पोएट्री राइटिंग चुना और सभी पोएट्री क्लब के मेंबर के लिए एक अलग से लाइब्रेरी था और उस लाइब्रेरी के स्टाफ क्लब के ही मेंबर थे। लाइब्रेरी 2 स्टोरी का था और काफी बड़ा, प्रत्येक सब्जेक्ट की किताबें और बीच में चारों ओर बुक शेल्फ से घिरा एक रीडिंग एरिया था।
मेरी स्टोरी यहीं से शुरू होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह स्कूल बहुत ही पुराना था और जैसा कि आप जानते ही होंगे, जब कोई स्कूल बहुत पुराना हो तो वहाँ की कहानियाँ भी बहुत अधिक होती हैं। तो ऐसे ही एक स्टोरी यहाँ 50 के दशक के प्रारंभ में थी। इंडिपेंडेंस से ताजा ताजा निकले कुछ लोग स्कूल में घुस गए, जिसमें अभी भी कई ब्रिटिश स्टूडेंट पढ़ रहे थे, जिनके माता पिता ने आज़ादी के बाद वापस जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कंट्री छोड़कर जाने से इनकार कर दिया, भले ही उनके पूर्वज दूसरे कंट्री से थे। इसलिए इन बच्चों को लाइब्रेरी में पहुंचा दिया गया और भीड़ ने बच्चों से भरी उस लाइब्रेरी को ही जला दिया। लाइब्रेरी को रीबिल्ड किया गया और सालों से यह छोटी लाइब्रेरी अच्छी देखरेख के कारण बड़ी लाइब्रेरी में तब्दील हो गई। तो एक रात लाइब्रेरियन की बेटी को फ्लू हो गया था और उस दिन लाइब्रेरियन को कुछ बुक्स को उसको सही प्लेस पर रखना था। इसलिए उसने मुझे कुछ घंटों के लिए लाइब्रेरी में हेल्प करने के लिए कहा। और चूंकि यह शनिवार का दिन था और हम बोर्डिंग स्कूल के स्टूडेंट का लाइफ बहुत ही बोरिंग होता था, हमारे पास वीकेंड पे कुछ करने को नहीं होता था, सो मैंने इस लाइब्रेरियन की मदद करने का फैसला किया। इसलिए 9:30 बजे एकदम अकेले मैंने कुछ नेचर मैगजीन से इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ने का फैसला किया। यह आर्टिकल जापानी लड़कों के बारे में था जिन्होंने बिना अंडे के अंडाकार जानवरों को विकसित करने का एक नया तरीका तैयार किया था। तो मेरे वीकेंड कुछ इस तरह का था। लाइब्रेरी में कुछ घंटे तक वेट करने के बाद भी यहाँ कोई नहीं आया, तो मुझे लगा कि अब कोई भी नहीं आएगा और लाइब्रेरियन भी वहीं बैठे बैठे सो गया था। इसलिए मैंने लाइब्रेरी को बंद करने और मेरे कमरे में वापस जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं लाइब्रेरी के मेन गेट के पास पहुंचा तो मैं लिटरेचर की बुक सेल्फ सेक्शन के तरफ से किसी के चलने की आवाज सुनी। मैंने इसे चेक करने का फैसला किया। पहले मैंने आवाज लगाई लेकिन कोई आंसर नहीं आया और यह श्योर करने के लिए कि अंदर कोई है तो नहीं, मैं अंदर गया। क्योंकि लाइब्रेरी का यह सेक्शन में लाइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी और अभी रात का मध्य था, इसलिए मैंने लाइब्रेरियन का टॉर्च ले लिया और वहां देखने चला गया। पहले तो 2 रो में कोई भी नहीं था, इसलिए मैं 3rd रो में चला गया। पहले से ही इसे खाली होने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन यह श्योर करने के लिए मैंने इसे चेकआउट किया। तभी मैंने वहां एक नए लड़के को देखा। हाइट में मुझसे थोड़ा छोटा था। वह मेरे क्लब के रंग का टी-शर्ट पहने हुआ था और रियलिटी में मैंने उसे अपने क्लब में कभी नहीं देखा। शायद न्यू एडमिशन होगा उसका। इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या तुम खो गए हो, और अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें हॉस्टल तक वापस ले जाऊंगा। लेकिन उसने कोई भी आंसर नहीं दिया, बस मुझे घूरता रहा। किसी कारण से वह मुझे डरा हुआ लग रहा था। यहाँ तक कि उसका चेहरा पीला हो गया था, या कहें तो उसका कलर कॉम्प्लेक्सन था। लेकिन मैं यह कह सकता था कि वह डर गया था। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक यह फील किया कि मैंने रियली में उस जर्सी को कहीं देखा था। मैंने उसको नॉर्मल करने के लिए उसका नाम पूछा। उसने इसका भी आंसर नहीं दिया। मैंने उसे अपने साथ हॉस्टल वापस चलने को कहा, लेकिन वह सिर्फ मुझे देख रहा था। और आखिर में जब मैं उससे सिर्फ 1 फीट की दूरी पर था तो उसने जोर से चिल्लाया। उसे चिल्लाते हुए एक झटके में मेरी नजर उसकी फेस पर गई। मैंने टॉर्च की लाइट को उसकी फेस की तरफ किया तो मैंने देखा कि
उसका मुंह से जीभ ही गायब था। अब यह मेरी डरने की बारी थी। मैं तुरंत यू टर्न लिया और चुपचाप वहां से जाने लगा। मुड़कर मैंने पीछे भी नहीं देखा। मैंने जो भी अभी देखा उस पर मैं कंफ्यूज था, लेकिन मैं अभी भी मेरे पीछे उसके चलने की आवाज को सुन सकता था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मुझे फॉलो कर रहा हो। जैसे ही मैं लाइब्रेरी के बाहर निकला, मुझे लाइब्रेरी के गेट को लॉक करने का साहस ही नहीं था। मैं अपने हॉस्टल वापस भाग गया और जल्दी से अपने ब्लैंकेट के अंदर घुस गया। यह ठंड का मौसम था और आम दिनों में जैसा ठंड लगने के बजाय मुझे पसीना आ रहा था। मैं उस रात सो नहीं सका। अगले दिन मैं लाइब्रेरियन के पास गया और उसे लास्ट नाइट हुई सभी इंसिडेंट के बारे में बताया। और अजीब बात तो यह थी कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उसने मुझे लाइब्रेरी ओपन छोड़कर जाने के लिए भी नहीं डांटा था। फाइनली जब मैं घर वापस जा रहा था तो मुझे याद आया, मैंने उस जर्सी को मेमोरियल में देखा था जो उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन को मरने वाले बच्चों की मेमोरी में बनाई गई थी। यह यादें आज भी मुझे बहुत परेशान करती हैं और जब भी याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। आई होप दोस्तों आपको मेरी ये सारी कहानियाँ पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप लोगों का मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया। अगर मेरे लिए कोई भी सजेशन हो जो कि आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। मुझे आपकी फीडबैक की बहुत ज़रूरत है।